हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9 फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए 27 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात करते हैं आज की, तो आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई को CRPF स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF भारत संघ का एक प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है, जिसे आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। रियासतों में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल और अशांति के जवाब में 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित हुआ था। ये CRPF देश के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में से एक बन गया है। बल का निर्माण 1936 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मद्रास प्रस्ताव से काफ़ी प्रभावित था, जिसमें एक मजबूत आंतरिक सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। अब चलिए जानते हैं इसके स्वतंत्रता के बाद इसका गठन कैसे हुआ। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद CRPF में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 28 दिसंबर 1949 को संसद एक अधिनियम के माध्यम से इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। इस विधायी अधिनियम में न केवल नया नाम दिया, बल्कि CRPF को केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत एक सशस्त्र इकाई के रूप में स्थापित कर दिया। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, हाल ही में किस राज्यों ने अग्निवीरों के लिए राज्य में से आरक्षण की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों ने की है। इससे पहले 22 जुलाई को उत्तराखंड और हरियाणा इसका घोषणा कर चुके हैं। देखिए, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई पे की जाएगी। बात करते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की। तो किस संगठन ने दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किया है। ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जानते हैं एक और फैक्ट। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पारसियों की आबादी को बढ़ाने के लिए जियो पारसी योजना चलाई जा रही है। याद रखेंगे, जियो पारसी योजना क्यों चलाई जा रही है? तो पारसियों की आबादी भारत में बढ़ाने के लिए। देखिए, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? ये भी याद रखेंगे। तो 25,000, यानी 31 मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो किसका डिजाइन विभाग शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में एक नए 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम बीटेक इन डिजाइन की शुरुआत करेगा? याद रखेंगे, बीटेक इन डिजाइन। तो ये IIT दिल्ली करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं दिल्ली के बारे में एक और। तो देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में 25 जुलाई को सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज यानी CIPS के ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। याद रखेंगे। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के। देखिए, भारतीय सेना की टुकड़ी 25 जुलाई को किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कॉन्क्वेस्ट, याद रखेंगे, कॉन्क्वेस्ट के लिए रवाना हुई? तो ये मंगोलिया के लिए रवाना हुई, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कॉन्क्वेस्ट के लिए रवाना हुई। यह अभ्यास 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक, ये याद रखेंगे, मंगोलिया के उलान बटेर में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास विश्व भर में सैन्य बलों के सहयोग और शांति स्थापना की अपनी क्षमताओं के लिए एकजुट करेगा। अभ्यास कॉन्क्वेस्ट का पिछला संस्करण 19 जुलाई 2023 तक मंगोलिया में ही आयोजित किया गया था।
देखिए इस बार का संस्करण 21वां संस्करण है। यह अभ्यास पहली बार 2003 में अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ था। इसके बाद वर्ष 2006 से यह अभ्यास बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास में परिवर्तित हो गया और वर्तमान वर्ष इसका 21वां संस्करण है। देखिए भारत की तरफ से कौन कौन गया, तो भारतीय सेना के 40 कर्मियों की दल में मुख्य रूप से मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन के सैनिक तथा अन्य सेनाओं के कर्मी शामिल हैं। दल में एक महिला अधिकारी और 2 महिला सैनिक भी शामिल होंगे, याद रखेंगे। और बहुत ही जल्दी इन दोनों का नाम हम कल बता देंगे। देखिए कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने नई दिल्ली में मॉडल कौशल योजना का शुभारंभ किया। चलिए जानते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। तो देखिए इस योजना का उद्देश्य जो है देश के युवाओं को बिना किसी वित्तीय बाधा के कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करना है। इनमें उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम शामिल है जिसके लिए अक्सर उच्च पाठ्यक्रम शुल्क की आवश्यकता होती है। यह पहल भारत के युवाओं के भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने में मदद करेगी। चलिए जानते हैं इसकी योजना में कितने की ऋण दी जाएगी। तो देखिए इस योजना के तहत देश भर में 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। और नई ऋण योजना के तहत राशि सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए तक कर दी गई है, सीधे 5 गुना कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत कई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, NBFC, अनुसूचित बैंकों को, ग्रामीण बैंकों को भी शामिल किया गया है जो छात्र परेशानी मुक्त ऋण उपलब्ध कराएंगे। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो देखिए यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक म्यूजियम्स को शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है, तो यह असम में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हाल ही में नामांकित किया गया था, अब यह शामिल हो चुका है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए मैदान यानी जिसका सही असमिया उच्चारण होता है म्यूजियम्स, भारत के महत्वपूर्ण मध्यकालीन अहोम साम्राज्य जो कि पूर्वोत्तर भारत का साम्राज्य था, 1228 से 1826 तक राज करने वाले के शाही परिजनों व सम्राट वर्ग के लिए बने टीले होते हैं। शाही मैदान केवल असम राज्य के चराईदेव में पाए जाते हैं, ये भी याद रखेंगे। इसलिए इसको यूनेस्को के हेरिटेज शामिल किया गया है। हालांकि अन्य मैदान जोरहाट और डिब्रूगढ़ के बीच भी बिखरे हुए हैं। मैदान के भीतर एक या अधिक कक्ष होते हैं जिनके ऊपर एक गुंबज नुमा ढांचा होता है जो मिट्टी से ढका हुआ होता है। बाहर से यह टीला स्पष्ट दिखता है। मैदान अक्सर एक अष्टमुखी दीवार से घिरे हुए होते हैं। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 का भव्य आयोजन पेरिस में किस नदी पर किया जा रहा है, तो ये सीन नदी पर किया जा रहा है। आपको बताना है पेरिस ओलंपिक का जो मस्कट है वो क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो इस्पात मंत्रालय ने इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। वर्तमान में इस्पात मंत्री कौन है, तो HD कुमार स्वामी है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री HD कुमार स्वामी ने इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2019 में लॉन्च की गई थी। यह घरेलू उद्योग को विस्तृत इस्पात आयात डाटा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस्पात मंत्रालय ने अधिक प्रभावी SIMS 2.0 विकसित करने के लिए पोर्टल को नया रूप दे दिया है। SIMS 2.0 में कई सरकारी पोर्टलों के साथ API एकीकरण की सुविधा है और यह बेहतर दक्षता और प्रभावशीलता के लिए गुणवत्ता नियंत्रण और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। चलिए जानते हैं एक और करंट अफेयर। तो देखिए जनता दल यूनाइटेड यानी JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का निधन हो गया है। याद रखेंगे राजीव रंजन का निधन हो गया। ये राजनीति से जुड़े हुए हैं। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो किस राज्य ने TB मुक्त मॉडल प्रोजेक्ट स्वास्थ्यम नगरम लॉन्च किया है,
तो ये तेलंगाना ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, तपेदिक यानी टीबी के उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तेलंगाना ने 24 जुलाई 2024 को हैदराबाद में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए एक अनूठा मॉडल प्रोजेक्ट स्वास्थ्यम नगरम लॉन्च किया है। यह भारत का पहला राज्य तपेदिक प्रकोष्ठ मेडिचल मलकाजिगिरी जिले जादीगुड़ा बोडुप्पम और पोचाराम नगर निगमों के साथ साथ केंद्रीय टीबी डिवीजन WHO इंडिया USAID और अन्य हितधारकों द्वारा एक सहयोगात्मक प्रयास है, जिसका उद्देश्य एक अभिनव दृष्टिकोण के माध्यम से टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को प्राप्त करना है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो कौन से राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो ये 10वें की गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, याद रखेंगे, अश्विनी वैष्णव ने 25 जुलाई 2024 को 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है और मंत्री जी ने देश में 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन भी किया गया। ये भी याद रखेंगे, देश में 500वें। और ये कहाँ किया गया है? तो आइजोल में किया गया है। और इस मौके पर मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमो भी मौजूद थे। ये मिजोरम की राजधानी आइजोल में किया गया है। देखिए, देश का 500वां सामुदायिक रेडियो मिजोरम की राजधानी आइजोल में स्थित भारतीय जनसंचार संसाधन IIMC के परिसर में स्थापित किया गया है। अपना रेडियो 90.0 FM नामक यह सामुदायिक रेडियो कृषि प्रधान मिजोरम राज्य में दैनिक मौसम संबंधी जानकारी, सरकारी योजनाओं और कृषि संबंधी जानकारी प्रसार करेगा। चलिए जानते हैं पुरस्कार के बारे में। तो देखिए, इसमें 1 लाख के पुरस्कार हर श्रेणी में दिया जाता है। तो चलिए विषयगत पुरस्कार के बारे में जानते हैं। तो देखिए, रेडियो मयूर बिहार टेक सखी के लिए सबसे नवीन सामुदायिक सहभागिता पुरस्कार दिया गया है। एयरवालानी सांगली महाराष्ट्र कहानी सुंदाची के लिए स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाला पुरस्कार तो रेडियो ब्रह्मपुत्र को असम इगारेकुंड के लिए दिया गया है। देखिए, स्थायित्व मॉडल पुरस्कार जो है वो रेडियो बेंजीगर केरल को दिया गया है। बात करते हैं एक और करंट अफेयर की। तो देखिए, हाल ही में RBI ने किस बैंक को एक यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? याद रखेंगे, यूनिवर्सल बैंक में। तो देखिए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को अब ये मंजूरी दे दी गई है। देखिए, भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031 से 32 तक कितनी हो जाएगी? तो ये 3 गुनी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031-32 तक बढ़कर 3 गुनी हो जाएगी। 2031-32 तक वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 8180 मेगावाट से बढ़कर 22,480 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। याद रखेंगे। देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं ये भी। MOS PMO परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और राज्य कार्मिक लोक शिकायत पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में एक आंतरिक प्रश्न का उत्तर में यह जानकारी दी कि 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला और 2047 तक लगभग 1 लाख मेगावाट राष्ट्रीय परमाणु क्षमता की आवश्यकता का अनुमान लगाया। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो कर्नाटक के मांड्या और यादगिरी जिलों में किस संसाधनों की खोज की गई है? यह लिथियम की गई है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यदि यह लिथियम निकाला जाता है तो भारत में जितनी भी लिथियम बैटरी बनती हैं वो सस्ती हो जाएंगी। देखिए, परमाणु ऊर्जा विभाग DAE की एक इकाई परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय AMD ने कर्नाटक के मांड्या में और यादगिरी जिले में लिथियम संसाधनों की पहचान की है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने
मांड्या जिले के मरगल्ला क्षेत्र में 1600 टन G3 चरण लिथियम की खोज की घोषणा की गई है। यादगिरी जिले में प्रारंभिक सर्वेक्षण और सीमित भूमिगत अन्वेषण भी शामिल था। चलिए जानते हैं एक और करंट अफेयर्स। देखिए, रहाब अल्लाना को फ्रेंच आर्ट एंड लेटर इंसिग्निया से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। क्यूरेटर और लेखिका रहाब अल्लाना को फ्रांस सरकार द्वारा ऑफिशियल डांस एल आर्डरे डेस आर्ट्स एंड डेस लिटरेस का प्रतीक चिन्ह भी प्रदान किया गया है। देखिए, यह प्रतिष्ठित सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कला, संस्कृति और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है या उन्होंने वैश्विक कला परिदृश्य के प्रभावित किया गया, और इन्हें नई दिल्ली में फ्रांस के जो राजदूत हैं वो प्रदान करेंगे। देखिए, केंद्रीय मंत्री, एक और करंट अफेयर्स है। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, 25 जुलाई को REC लिमिटेड के 55वें स्थापना दिवस पर, याद रखेंगे, 55वां स्थापना दिवस मनाया गया है। IRC मुख्यालय गुरुग्राम में राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम NFMS नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। देखिए, विद्युत मंत्रालय की एक प्रमुख पहल के रूप में NFMS देश भर में लगभग 2.5 लाख फीडरों, 11 kV आउटगोइंग की वास्तविक समय में बिजली आपूर्ति, बिजली कटौती और समग्र स्वास्थ्य से विस्तृत जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है। यह प्रणाली हितधारकों को सूचित और कार्यान्वयन योग्य निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी। इससे वितरण उपयोगिता में पारदर्शिता, दक्षता एवं जवाबदेही आएगी और अंततः अंतिम उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार होगा। फ्रेंड्स, देखिए, इस परियोजना में 87 डिस्कॉम के साथ मास्टर और ट्रांजैक्शन डेटा का एकीकरण शामिल है। RE लिमिटेड की एक सहायक कंपनी IRCPDCL को 24/7 यानी दिन भर निर्बाध बिजली आपूर्ति प्राप्त करने के समग्र उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की निगरानी के लिए NFMS विकसित किया गया है। चलिए जानते हैं IRE के बारे में, लिमिटेड के बारे में। तो देखिए, इसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 को, याद रखेंगे, हुई थी, जो पूरे देश भर में भारत बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। यह राज्यों, बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों और केंद्रीय और राज्य बिजली उपयोगिता को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह उत्पाद, पोषण, वितरण और नवीनीकरण ऊर्जा का योगदान देता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।